Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this lecture we will do planning legislation. So सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्लानिंग लेजिस्लेशन। पहले हम समझेंगे लेजिस्लेशन क्या है, उसके बाद फिर हम एवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग लेजिस्लेशन की कैसे प्लानिंग लेजिस्लेशन स्टार्ट हुआ, कैसे लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क हमारा टाउन प्लानिंग में आया और किस तरह से आगे विद टाइम इवॉल्व हुआ। तो हम सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे एंड देन फिर हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो इस तरह से हम बाकी एक्ट्स को कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन बेसिकली एक लॉ होता है जो कि पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और क्यों बनता है ये? विच इज़ मेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जो जिसमें डिफाइन किया जाता है कि क्या है राइट्स, क्या है ऑब्लिगेशंस। उससे पहले हम जान लेते हैं गवर्नमेंट के ना 3 बॉडीज़ होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लोगों ने ये ज़रूर सुना होंगे तीनों बॉडीज़ के नाम, व्हाट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो उसको पहले जान लेते हैं क्या है ये। लेजिस्लेचर जहाँ पे लॉज को बनाया जाता है, एग्जीक्यूटिव वो होता है जहाँ पे लॉज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा इम्प्लीमेंट होता है, जुडिशरी जहाँ पे लॉज को वैलिडेट किया जाता है, ये कौन करता है? कोर्ट। तो हर तीनों के अपने अपने फंक्शंस हैं, एक लॉ बनाती है, एक एग्जीक्यूट करती है और तीसरा उसको इंटरप्रेट करती है, वैलिडेट करती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट की 3 बॉडीज़ हैं और तीनों में पावर्स को डिवाइड किया हुआ है इक्वली। तो कोई भी जब लॉ बनता है वो तीनों से होकर जाता है और कोई भी उसको चैलेंज कर, जब ये तीनों का अप्रूवल मिल जाता है तब जाके वो लॉ बनता है। अब लॉ बनने का प्रोसेस क्या रहता है? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बना जाता है, जिस पे भी लॉ बनाना है उसका एक ड्राफ्ट बनता है, बिल बनता है। उसको पब्लिश करके उसको मिनिस्ट्री या एमपी द्वारा उसको पार्लियामेंट में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, किसी भी हाउस में, दोनों हाउसेस में किया जाता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो किसी में भी पहले करता है और दोनों में ही प्रोसीजर सेम रहता है। वहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, डिबेट होती है, फिर वोटिंग होती है। जब दोनों में अमेंडमेंट्स के बाद वोटिंग करके अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट जब अप्रूवल दे देती है, देन इट बिकम्स एन एक्ट। जब इस तरह से ये एक्ट बन जाता है, तो जब बिल से एक्ट बन जाता है तो वो बन जाता है लॉ। इस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस रहता है लॉ का। अब हम जान लेते हैं कुछ टर्म्स हमने सुनी होंगी, पॉलिसी, लॉ, एक्ट जैसे हो गया, रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गए। क्या होता है इसमें डिफरेंस? पॉलिसी जो होती है ना, डेट इज़ नॉट कम्स अंडर एक्ट। ये एक इंडिपेंडेंट एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जिसमें गोल्स सेट किए जाते हैं कि हमने इस चीज़ पे, एक सेकेंड, हाँ, जिसमें गोल्स सेट किए जाते हैं कि इस चीज़ को हमने अचीव करना है। वो पॉलिसी किसी चीज़ पे भी हो सकती है, इन्वायरमेंट पे हो सकती है, ठीक है, लैंड पे हो सकती है, किसी चीज़ पे भी हो सकती है वो पॉलिसी, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता, एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, जिसके बेसिस पे आगे चला जा सकता है। कैन बी जैसे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी हो गया, इस तरह से इन्वायरमेंट कोई पॉलिसी हो गई, तो उसके वो एक गाइड करता है, बट वो लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसे मानना ही पड़ेगा। तो ये एक इंडिपेंडेंट है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पॉलिसी जो है वो एक्ट के अंडर आती है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्ट क्या होता है? जो पार्लियामेंट में बनता है, जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, जो मैंने स्टार्ट पहले बता ही दिया है, जो बिल से स्टार्ट होता है
और उससे एक्ट बनता है और उसे बोलते हैं लॉ। तो इसको सबको ही मानना पड़ता है, ये लीगली बाइंडिंग होता है। फिर जो रूल्स होते हैं वो एक्ट के अंडर ही आते हैं। अब लॉ तो बन गया है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसके जितने भी रूल्स हैं वो उसी के ही बने होते हैं। जो लॉ बन गया उसके रूल्स जो बनते हैं उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो उसे बोलते हैं रूल्स। एंड रेगुलेशंस, रेगुलेशन बेसिकली जो बना हुआ है उसको मेंटेन कैसे करना है। लाइक हमारे बिल्डिंग बायलॉज हो गए, वो पूरी डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। जैसे FAR हो गया, ये रोड विड्थ होगी, तो ये सारे के सारे इनके बेसिस पे, बायलॉज के बेसिस पे रेगुलेट किया जाता है। तो रेगुलेशन होता है कंट्रोल करना बेसिकली, ठीक है। चाहे बिल्डिंग बायलॉज के थ्रू करना, प्लानिंग अथॉरिटी किस तरह से रेगुलेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बायलॉज। तो ये किस तरह से, ये हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं तो उसके बारे में मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। फिर एक इम्पॉर्टेंट आता है आर्टिकल 246। 246 जो आर्टिकल है वो हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कि इसमें 3 लिस्ट बताई गई हैं। एक तो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और एक ये छोड़ो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट हैं। तो ये हमें बताती है किन किन सब्जेक्ट मैटर्स पे कौन कौन लॉ बना सकता है। हमने ये पूरा पढ़ लिया है कि लॉ जो है वो बनता किस तरह से है। अब क्या लॉ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है? नो, लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें बताया गया है कौन सा लॉ यूनियन सेंटर बना सकती है, कौन सा स्टेट बना सकती है, कौन दोनों मिलकर बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके सब्जेक्ट मैटर्स उस पर बताए हुए हैं। क्योंकि जो ये प्रोसीजर मैंने जो आपको बताया था लॉ बनने का, एक स्टेट लेवल पे बनता है और एक सेंट्रल लेवल पे बनता है। ये स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनता है और सेंटर में पार्लियामेंट में बनता है। तो इस तरह से दोनों में ये बनता है। तो ये पूरी एक लिस्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। जब ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट मैटर्स थे जिस पे सेंटर बना सकती थी, स्टेट 66 सब्जेक्ट मैटर्स पे बना सकती थी, कॉन्करेंट जो दोनों मिलकर 47 सब्जेक्ट मैटर्स पे। तो उसके बाद ये कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी जो आज के टाइम पे 100 सब्जेक्ट मैटर्स हैं यूनियन के, स्टेट के 61, कॉन्करेंट में 52। तो इस तरह से ये सारा का सारा सब्जेक्ट मैटर्स की कुछ नंबर्स बता रखे हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि कितने सब्जेक्ट मैटर्स हैं। तो ये ब्रॉडली मैंने लिस्ट इसमें बनाई हुई है। और आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में 246 आर्टिकल 7th शेड्यूल ये जो है, तो इसमें एक बार ज़रूर जाके देख लीजिएगा पूरी लिस्ट, यूनियन की क्या है, स्टेट की क्या है, कॉन्करेंट की क्या है। तो कौन कौन से, जैसे डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, कनेक्टिविटीज़ जैसे नेशनल हाईवेज हो गए, कम्युनिकेशन। तो कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे यूनियंस बना सकती है, मतलब सिर्फ सेंटर ही बनाएगी। और स्टेट के कुछ हैं वो जैसे म्यूनसिपैलिटीज़, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का हो गया, पुलिस, प्रिजन, पब्लिक हेल्थ पे जैसे हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स। और कुछ सब्जेक्ट मैटर्स ऐसे हैं जिसमें दोनों बनाएंगे। तो एक बार वो लिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम इस बात करते हैं, अब ये हमने अभी तक जो पढ़ा है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट लेजिस्लेशन कि लेजिस्लेशन होता क्या है। ये हमारे लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी था। तो लेजिस्लेशन प्लानिंग में कैसे आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो अभी ये हम पढ़ेंगे। तो कैसे प्लानिंग में थ्रू विद टाइम मतलब इवॉल्व हुआ, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से, सबसे पहला लेजिस्लेशन क्या आया था हमारे इंडिया में, तो ये अभी हम जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रॉम सैनिटरी कमीशन। तो प्लानिंग जो है बेसिकली हमारे इंडिया में स्टार्ट कॉलोनियल एरा में शुरू हो गई थी
जब ब्रिटिशर्स थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंडस्ट्रीज जब सेटअप होनी शुरू हो गई थी ना, तो माइग्रेशन इंक्रीज हो गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हाउसिंग शॉर्टेज आई, उसका शॉर्टेज होना, ठीक है। और वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरियाज होने शुरू हो गए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, यानी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऐसा हुआ। तो इसकी वजह से क्या कहते हैं, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। तो इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने सैनिटरी कमीशन सेटअप किया था इन 1864। 1864 में सैनिटेशन कमीशन सेटअप किया गया था। उनका फोकस जो था ना, वो प्लानिंग पे नहीं था। उनका बेसिकली फोकस था पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, रोड वाइडनिंग करना, और स्लम्स जो बन गए हैं, माइग्रेशन हुआ, हाउसिंग शॉर्टेज हुई, स्लम्स बने, उनके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो उसकी वजह से जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स आनी शुरू, तो स्लम्स को रिमूव करना ताकि एपिडेमिक से बचा जा सके। तो उसके लिए सैनिटरी कमीशन फर्स्ट जो स्टेप था वो ये था, 1864 में आया था, जो डायरेक्टली प्लानिंग से रिलेटेड तो नहीं था लेजिस्लेशन, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, जैसे रोड वाइडनिंग हो गया, स्लम्स को रिमूव करना हो गया। अभी रिमूव नहीं, उसे इम्प्रूव किया जाता है, बेसिकली उनको एक अच्छी लिविंग कंडीशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा था। फिर आगे उसके बाद आया लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन 1870 में। 1870 में उन्होंने एक नाम दिया, एक इस कॉन्सेप्ट आया था, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली होता है कि लोकल गवर्नेंस जो है ना, उनको फिजिकली स्ट्रेंथन किया जाए, उनको फाइनेंशियल फिजिकली नहीं, मतलब फाइनेंशियली उनको स्ट्रेंथन किया जाए। पहले क्या होता था ना, इससे पहले सैनिटरी कमीशन से पहले भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने सेटअप की हुई थी। सॉरी, इससे पहले भी ना इन लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सेट किया हुआ था। वो था मद्रास में, बॉम्बे में एंड कैलकाटा में। तो उनका जो काम जो रहता था ना, बेसिकली टैक्स कलेक्शन का होता था, और उनके लॉज ऑर्डर को मेंटेन करना होता था। तो ये उनका काम होता था। तो उनके पास कोई पावर नहीं होती थी। तो लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको फाइनेंशियली पावर दी जाए कि दे कैन कलेक्ट टैक्स एज वेल एज दे कैन स्पेंड मनी ऑन द डेवलपमेंट, कि वो स्लम्स को रिमूव करना चाहते हैं उस पर कर दें, रोड वाइडनिंग पे, इन सब पे वो मनी को स्पेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आया लॉर्ड राइपन रेजोल्यूशन। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिखा है, डेट इज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको ये भी बोला जाता है। उसने ये बोला कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, उन्होंने फर्स्ट टाइम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की। मतलब पब्लिक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में इन्वॉल्व हो सकती है, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकती है थ्रू द वोटिंग। तो ये राइपन रेजोल्यूशन में हुआ था। तो इस तरह से करते करते एक हमारा प्लानिंग लेजिस्लेशन कहीं ना कहीं इम्प्रूव होता जा रहा था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की यहाँ पे बात हुई है, लोकल गवर्नमेंट को एक पावर मिलती जा रही थी। पहले सिर्फ वो टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे देते थे, उसके बाद वो उसको स्पेंड भी कर सकते थे ऑन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सिटी बेसिकली। तो इस तरह से इनको पावर मिलती गई। उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बना। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जैसे बॉम्बे, मैसूर, कलकत्ता। जब म्यूनसिपल फेलियर इन्होंने देखा, जब फ्लैग आ गया था, देखा कि बहुत लार्ज स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, स्लम रिमूवल की ज़रूरत है, तो उन्होंने आगे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाए ताकि इस पर बेटर तरीके से काम हो सके। फिर जब ये भी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाए, तो मद्रास के गवर्नर ने
मद्रास के गवर्नर ने पैट्रिक गिडिस उनको बुलाया और उसके बाद फिर उन्होंने स्टडी की बॉम्बे की। पहले 1914 में आए थे वो, और उस टाइम पे बॉम्बे की उन्होंने स्टडी की और उन्होंने बोला यहाँ का लीगल फ्रेमवर्क जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। तो ये फर्स्ट एक्ट उस टाइम पे बना था जो कि लीगली बाइंडिंग था। तो हमारा जो फर्स्ट प्लानिंग लेजिस्लेशन दैट इज़ बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट 1915 जो बनाया गया था पैट्रिक गिडिस की वजह से, मतलब उनकी इन्फ्लुएंस से ये फर्स्ट बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट आया। और तभी टाउन टीपीएस स्कीम, लैंड पूलिंग जैसे ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी 1920, क्योंकि उनका जो मेन कॉन्सेप्ट था पैट्रिक गिडिस का दैट इज़ कंजर्वेटिव सर्जरी डायग्नोस्टिक सर्वे, कि चीज़ों को जितना कंजर्व कर सकते हैं, लाइक कुछ बना हुआ है स्ट्रक्चर, जितना उसको कंजर्व करके जहाँ पे बहुत ज़रूरत है सिर्फ उतने पार्ट को रीप्लान करके बाकी सब को वैसा का वैसा रखा जाए। तो टीपीएस स्कीम भी कुछ वैसे ही है कि लोगों से लैंड लेना, उसी एरिया को, उन्हीं की लैंड को लेकर थोड़ा इम्प्रूव करना और जितना कंजर्व कर सकते हैं जो ठीक है वैसा। तो टीपीएस स्कीम यहीं से ही आया था। तो सबसे पहले बॉम्बे में जबलपुर में ये टीपीएस स्कीम का आया था। उसके बाद मद्रास में 1920 में एक्ट आया था। फिर उसके बाद देन ही मूव टू द मद्रास। वहाँ पे उन्होंने 13 टाउन्स को स्टडी किया था, स्लम्स में भी गए थे। स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने वहाँ पे ही ऑल्सो एडमायर आवर आर्किटेक्चर, जो आर्किटेक्चर था वहाँ का, उन्हें वो भी अच्छा लगा था। ही वॉन्ट्स दैट, मतलब कि उसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया था कि सारा डिमोलिश करें और स्टार्टिंग से सारा का सारा पूरा रीप्लान किया जाए। बट उन्होंने सजेस्ट किया नहीं, जितना हम उसको कंजर्व कर सकते हैं उसको कंजर्व करें, एंड देन उसके बाद जहाँ पे बहुत ज़रूरत है उसको रीप्लान करके रीप्लान किया जाए। तो इस तरह से मद्रास में उसके बाद 1920 में मद्रास टाउन प्लानिंग एक्ट आया। तो ये पूरी इस तरह से हमारी फर्स्ट बॉम्बे टाउन प्लानिंग एक्ट, देन मद्रास टाउन प्लानिंग एक्ट आया। नेक्स्ट अब बात करते हैं उसके बाद प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की, कि उसके बाद क्या हुआ था। तो फोकस जो है प्लानिंग पे कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया था और इससे एक्सपैंड होकर नेशनल इकोनॉमिक विजन बन गया, जहाँ पे सबसे पहले नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। ये इस्टेब्लिश हुआ, जिन्होंने एक जहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एग्जामिन किया गया और उसी के अपलिफ्टमेंट की बात होनी शुरू हुई। तो उसी के बीच में कुछ मॉडल्स आए थे, डेट इज़ बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, गांधीयन प्लान, ये सब उसी में होंगे। तो बॉम्बे प्लान में क्या था कि ज़्यादा इंडस्ट्रियल पे फोकस था। पीपल्स प्लान जो है एम एन रॉय द्वारा ड्राफ्टेड था वो, तो उसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस था। गांधी प्लान जो है डिसेंट्रलाइज रूरल प्लानिंग। तो ये कुछ मॉडल्स आए थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, और उस टाइम पे नेशनल प्लानिंग कमेटी को भी इस्टेब्लिश किया गया था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा की बात रही, तब मास्टर प्लान्स की बात हुई थी। तो 1947 के बाद कुछ सिटीज़ प्लान हुई थी, जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, ये हमारी प्लान हुई थी सिटीज़। और 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, जहाँ पे 5 ईयर प्लान्स बनने स्टार्ट हुए थे। तो 5 ईयर प्लान्स प्लानिंग कमीशन में 1951 यहाँ से स्टार्ट हो गया था। 5 ईयर प्लान्स में बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन पे या फिर एग्रीकल्चर पे फोकस थे। और उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई थी। तब स्टार्ट हो गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी फॉर द सेटिंग अप ऑफ टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट्स।
तो बेसिकली थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से मास्टर प्लान्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो गए थे, विच इज़ द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट फॉर द अर्बन डेवलपमेंट। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुआ था। तो जिस टाइम पे ये प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था उसी टाइम पे ITPIP सेटअप हुआ था 1951 में, विच इज़ मेड फॉर द टाउन प्लानिंग लेजिस्लेशन, जो कि विच विल एक्ट एज अ गाइडलाइंस। और फिर उसके बाद TCPO 55 में सेटअप हुआ था, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन फिर आया था DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में भी कुछ उनको फंक्शंस, मतलब उनके क्या फंक्शंस थे, क्या क्या पावर्स थी, क्या क्या कर सकते थे, वो बताई थी। मतलब दे वर नॉट हैवीली इन्वॉल्व इन प्लानिंग प्रोसेस, बट वो क्या क्या कर सकते थे, लाइक कुछ बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करवा सकते थे। वो लैंड बिल्डिंग, जैसे बिल्डिंग रेगुलेशंस वगैरह कंट्रोल कर सकते थे डेवलपमेंट को, और वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब जो असेंशियल सर्विसेज हैं सिटीज़ की वो प्रोवाइड करवा सकते थे। तो कुछ इस टाइप के उनके ऐसे काम वो कर सकते थे, उनके पास इतनी पावर थी। बट प्लानिंग प्रोसेस में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, वो प्लानिंग नहीं कर सकते थे। एंड देन उसके बाद बना टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट। जब म्यूनसिपल एक्ट इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं हुआ, तब टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एक्ट बना, विच कम्स इन 1958। तो इनके पास क्या क्या पावर्स थी, क्या क्या ये फंक्शंस कर सकते थे। एक तो इम्प्रूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स, लैंड को एक्वायर करना, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग स्कीम्स को बना सकते थे, स्लम एरियाज को रीप्लान कर सकते थे। बट दे डोंट हैव पावर फॉर टू प्रिपेयर मास्टर प्लान और डेवलपमेंट प्लान, तो ये नहीं कर सकते थे। फिर आता है उसके बाद मॉडल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट, जो कि आया था 1960 में, जो ITPI ने ड्राफ्ट एक बनाया था 1957 में। उसके बाद जो फाइनल वर्जन है वो TCPO ने बनाया था, लॉन्च किया था 1960 में। तो ये क्यों बना था, क्योंकि पहले वाले लॉज जो थे वो इनइफेक्टिव थे, तो उसकी वजह से ये एक्ट आया टू प्रोवाइड न्यू गाइडलाइंस कि किस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, किस तरह से मास्टर प्लान्स बनने चाहिए। तो इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या था, इसमें क्या क्या चीज़ें की गई थी कि मास्टर प्लान किस तरह से बनेगा, हाउ टू प्रिपेयर मास्टर प्लान्स एंड कैसे इन्फोर्स करना है। फिर उसके बाद स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग बोर्ड बनाया जाएगा, जो कि एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल प्लानिंग अथॉरिटी को कि किस तरह से मास्टर प्लान प्रिपेयर होगा और उसे कैसे इन्फोर्स करना है, किस तरह से। बेसिकली इसमें सारा एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट था कि मास्टर प्लान कैसे बनेगा और इम्प्लीमेंट कैसे करना। तो ये सारा था, और ये एक बोर्ड जो है जो कोऑर्डिनेट करेगा दोनों को, लोकल प्लानिंग अथॉरिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट को, और गाइड करेगा। और तीसरा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा मास्टर प्लान का। तो इस तरह से ये कुछ उनके फंक्शंस थे, मतलब ये जो गाइडलाइंस थी, क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई थी, तो ये बताया। उसके बाद फिर स्टेट्स के अपने भी कुछ एक्ट्स आए थे। तो उसमें से मैं महाराष्ट्र का इसलिए वो तो बता रही हूँ क्योंकि कुछ इसकी वजह से इन्फ्लुएंस हो कि मॉडल टाउन एंड कंट्री प्लानिंग जो एक्ट था उसमें चेंजेस आए थे। तो उसके बाद ये मॉडल रीजनल एंड टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट बन गया था 1985 में। तो महाराष्ट्र ने एक एक्ट उसके बाद आया था, महाराष्ट्र रीजनल एंड टाउन प्लानिंग एक्ट, जिसमें वो इन्होंने रीजनल प्लानिंग की भी बात की, जिसमें वो सिर्फ म्यूनसिपल बाउंड्रीज तक ही मास्टर प्लान नहीं बना सकते थे, बियॉन्ड द म्यूनसिपल बाउंड्रीज, मतलब उसमें गाइडलाइंस की टू प्रिपेयर द प्लान फॉर लार्ज मेट्रोपॉलिटन रीजन। तो सिर्फ म्यूनसिपल बाउंड्रीज तक ही मास्टर प्लान नहीं, तो उससे बियॉन्ड भी पूरी प्लानिंग हो, ताकि डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर ढंग से हो सके, रेगुलेट हो सके बियॉन्ड द म्यूनसिपल बाउंड्री भी। तो और ये नए टाउन्स के लिए भी बनाया गया था, और उसके लिए डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की गई सिडको। तो यहीं से इन्फ्लुएंस होकर
फिर चेंज हुआ, मॉडल रीजनल एंड टाउन प्लानिंग डेवलपमेंट लॉ आया 1985 में, जिसमें रीजनल पे फोकस करने की बात की, जिसमें किस तरह से प्लान प्रिपेयर होगा रीजनली भी, लोकल एरिया भी और मास्टर प्लान भी। तो बेसिकली इसमें रीजनल फोकस, यूनिफाइड एजेंसीज बनाएंगी। यूनिफाइड एजेंसीज में क्या है, पहले दो एजेंसीज होती थी, एक प्लानिंग करती थी और दूसरा इम्प्लीमेंट करना। तो इसमें बात की गई है कि ये दोनों काम जो है एक ही एजेंसी करेगी, मतलब वो प्लानिंग भी करेगी और वो साथ में इम्प्लीमेंट भी करेगी। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मतलब ये सब चीज़ें एक ही एजेंसी करेगी, एक ही, और ये एडॉप्ट जो है ऑल ओवर इंडिया किया जाएगा। स्टेट्स अपना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, बट ये टाइमली बेसिक डॉक्यूमेंट होगा जिसे सारी स्टेट्स फॉलो कर सकती हैं। तो ये कुछ चेंजेस उसके बाद आए थे। गुजरात टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जिसमें टीपीएस स्कीम को बहुत अच्छे से रिफाइन तरीके से इन्होंने यूज़ किया, तो अचीव किया माइक्रो लेवल प्लानिंग को, तो इन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था टीपीएस स्कीम को। तो इस तरह से ये लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हमारा प्लानिंग में स्ट्रॉन्ग होता है और इस तरह से एक्ट्स आते रहे। उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट कुछ एक्ट्स पढ़ेंगे, जैसे 73rd 74th अमेंडमेंट है, क्योंकि हम दूसरे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, एक एक करके हम जितने भी इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं वो सब इसमें कवर करेंगे। तो तब तक के लिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।